बारिश रहेगी, एक बार यार जरा फटाफट से वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर सेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, आज आप लोगों के लिए एंड तक सेशन को देखिएगा। मैंने बोला था कि आज से आप लोगों के सेशन आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो है वो तो वैसे का वैसे बना रहेगा, बट इसके अलावा और कुछ भी ऐड हो जाएगा। तो वो क्या है, सारी चीजें वो आपको मिड में भी देखने को मिलेंगी, एड में भी देखने को मिलेंगी। बट गुजारिश है यार, जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज यार शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट बड़ा शानदार लिखा हुआ है भाई, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। यार शब्द तो हम लोग बहुत दफा सुनते हैं, इवन किस से नहीं सुनते हैं यहाँ पर कि वर्क हार्ड करिए, वो हार्ड वर्क करिए और बड़े ड्रीम देखिए। देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये होता है कि आपको अपना जो ड्रीम चूज करना है ना, वो और दोस्त जो ड्रीम होना चाहिए ना, वो आपका बड़ा ड्रीम होना चाहिए। बड़े ड्रीम का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बजाय ये सोचने की कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, उससे अब पोजीशन सोचिए। जब आप अपने गोल को बड़ा बनाते हैं ना, मैं कहता हूं हमेशा कि जब बड़ी चीज नहीं भी मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तैयारी हमने इतनी कर रखी होती है कि हमें जो भी मिलता है ना वो भी बहुत बड़ा होता है। और जो भी आप काम करें हमेशा ये ट्राई किया करिए कि उससे रिलेटेड ही हो। अब जैसे मैं मार्केट में गया, अब मुझे कहीं पर मास्टर कार्ड लिखा दिख गया तो मेरे दिमाग में आता अच्छा ये इससे रिलेटेड है। कहीं परसेंटेज दिख गया तो अच्छा सीपीआई का परसेंटेज इतना, डब्ल्यूपीआई का परसेंटेज, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं वही सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आप जो भी काम करें ना वो आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। अब काम से मतलब आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए। जब आप कहीं ना कहीं चीजों को कनेक्ट अपने गोल से करने लगते हैं ना, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल भी होती है, जो लाइफ भी होती है, वो भी उसी दिशा में दौड़ने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं हवा के साथ चलिए, हवा के विपरीत मत चलिए। विपरीत चलेंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जब आप अपने ही गोल को अपनी लाइफ का पार्ट, अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लेते हैं, बजाय उसको बर्डन या बजाय उसको ये करने के यार मैं इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके यार दिक्कतें शुरू होती है। लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लेंगे, अगर मुझे ये गोल अचीव करना है तो इस गोल को अचीव करने के लिए इसमें मेरे को ढलना पड़ेगा, तब आप डिवोटेड होकर काम करते हैं, तब ये वर्ड निकल कर आता है मेरे भाई, वर्क हार्ड। और जो भी काम करो ना वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो अपने वक्त का और उससे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जो भी काम करो उससे प्रोडक्टिविटी निकल कर आनी चाहिए कि आज जो मैंने किया है उससे मैंने ये फायदा किया, कल मैं जो करूंगा मेरे को इतनी ग्रोथ हुई, नेक्स्ट डे मैं ये करूंगा मेरे को इतनी ग्रोथ हुई। तो हमेशा जो भी काम करो वो प्रोडक्टिव जरूर किया करो। एंड वर्क हार्ड ड्रीम बिग, ये दो चीजों पे काम कर लो। सबसे पहला तो इन दो स्टेप यही है। ओके, सो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जय श्री राधे भैया, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट, विच कंट्री विल होस्ट दी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026, स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी BWF सेड। ओके, तो यहां पर कहने का मतलब है, यहां पर तात्पर्य यह है कि 2026 में होने वाला ये इवेंट कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस वाले इवेंट को। असल में ये जो इवेंट, इसका नाम है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये 2026 में अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। अब अभी हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट देख लिए, जो आज पढ़ने जा रहे हैं इट इज फीफा वर्ल्ड कप पढ़ेंगे। पेशेंस रखिएगा, ऑप्शन जैसे मैंने सेट किए उसको हटाइए, आप लोग इस टेबल को पढ़कर चलेंगे। कैसे, जरा देखिए। ये जो फीफा अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप है, अंडर-20 जो मेन वर्ल्ड कप होता है 2023 वाला पुरुषों का, इसको कतर होस्ट कर रहा है। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये भी पुरुषों का है 2023 में और फिर 2026 में हो रहा है। और ये होस्ट करेगा यहां पर कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ये दोनों मेन वर्ल्ड कप हो गए। यहां पर 2023 वाला कतर होस्ट कर रहा है और 2026 वाला कनाडा, यूएसए, मैक्सिको होस्ट करेगा। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट। अब ये जरा देखना, ये आ गया महिलाओं का वर्ल्ड कप और ये भी 2023 में हो रहा है। 2023 में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कर रहे हैं। तो यार ये जरा समझना, इसको एक साथ पढ़ के चलना, क्योंकि ये मेन वर्ल्ड कप है। ये पुरुषों के हो गए इधर वाले और ये महिलाओं का हो गया। तो पुरुषों के वर्ल्ड कप 2023 में कतर में होगा, 2026 में महिलाओं का वर्ल्ड कप कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा, यूनाइटेड स्टेट में होगा। और 2023 का फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। आशा करता हूं ये क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। अब आते हैं यहां पर अंडर-20 वर्ल्ड कप पे। अंडर-20 वर्ल्ड कप में भी पुरुषों का और महिलाओं का।
तो अंडर 20 वर्ल्ड कप में जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है इसे इंडोनेशिया होस्ट करेगा, और महिलाओं का वर्ल्ड कप है इसे कोस्टा रिका करने वाला है। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और ये जो वर्ल्ड कप है ये अंडर 17 वर्ल्ड कप है। इसमें जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है पेरू होस्ट करेगा, और महिलाओं का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। तो ये देखो इन इन दोनों इवेंट में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के ही मेंस इवेंट जो हैं वो 2023 में होने वाले हैं, ओके। और दोनों के ही जो वीमेंस इवेंट हैं वो आपके 2022 में होने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंडर 20 पुरुषों का वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा, महिलाओं का 2022 में होगा कोस्टा रिका। अंडर 17 अगेन मेरे भाई पहले किसका होगा भाई, वीमेंस फर्स्ट 2022 में महिलाओं का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, और पुरुषों का वर्ल्ड कप पेरू होस्ट करेगा 2023 में। हो सकता है जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको लगे यार ये कैसे याद करेंगे, तो टेंशन ना लेना, घबराना नहीं। मैं समझ रहा हूं सांसें तेज हो रही होंगी, दिमाग में ऐसा लग रहा होगा अरे सर बीपी लो हो रहा है, अरे सर कैसे याद करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको समझ के चलना बस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो 2020 फीफा क्लब वर्ल्ड कप है इसका मतलब क्या है। असल में ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये दो प्रकार के हैं। मतलब एक 24 टीम का वर्ल्ड कप होने वाला है जो भविष्य में होगा, और एक 7 टीम का वर्ल्ड कप है। तो जो 7 टीम का फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो 2022 वाला 2021 में होने वाला है। 2020 वाला 2021 में होने वाला कतर होस्ट करेगा, और 2021 वाला तो 2021 में होगा जिसे जापान होस्ट करेगा। ठीक है भाई साहब सुनिएगा जरा, 2020 वाला जो है वो 2021 में होने वाला है, उसे कतर होस्ट करेगा, और 2021 वाला वो तो 2021 में होगा ही, ओके, इसे जापान होस्ट करेगा। और जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है उसे चाइना होस्ट कर रहा है जो कि 24 टीम वाला है। अभी इसका ये नहीं पता कि ये कब होने वाला है, बट होस्ट कौन करेगा यहां पर, चाइना। सर पहला और चौथा सेम है, कंट्री डिफरेंट है, पहला और चौथा सेम है। अच्छा ये अच्छा सेम है, फीफा अंडर 20 मेंस। अच्छा ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, ये अंडर 20 नहीं आएगा, फीफा मेंस वर्ल्ड कप आएगा, ओके ठीक है। अब तो सही है मेरे भाई, क्लियर है दोस्त, ये बता दो। इतना बताओ, इतना क्लियर है। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये कॉपी हो गया अंडर 20, ये कॉपी हुआ है, ये 2022 में है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप ये वाला 2022 में, इससे सही कर लो, ये 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप कतर। अब सही है, अब सही है ये मेरे भाई, देखो ये 2022 है, ये वाला मेन वर्ल्ड कप जो है ये 2022 में होगा, ठीक है। ये पहला और चौथे यही कॉपी हो गया था यहाँ पर, बट कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। फीफा जो मेन वर्ल्ड कप बाकी सारे सही हैं, ये मेंस वर्ल्ड कप 2026 का कनाडा यूएस मैक्सिको सही है, बाकी सब ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, पहले वाले में जो आएगा वो आएगा 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप, और ये कतर होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं। जरा ये देखिएगा, इसको जरा रीड करिएगा। आज 12 बजे का सेशन है भाई, गलती से स्किप मत करना, आज 12 बजे के सेशन में भी जुड़िएगा। इसको जरा पढ़ना, यहां पर जरा देखिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जरा देखिए भाई साहब, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड 10th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I फ्रॉम यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग। जो भारतीय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको कि हम लोग एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, इसने इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात के खवाड़ा में रन ऑफ कच्छ यहां पर सेटअप करने की बात करी है। और ये 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। सवाल ये है कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो एनटीपीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन का नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो कहां पर है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो कहां पर है मेरे भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग ये यूं कह सकते हैं, बिगेस्ट ज्यादा कहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे भाई। बिगेस्ट, इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ओके।
हम लोगों ने तेलंगाना पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि 100 मेगावाट का एक बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि सेटअप किया जा रहा है। ओके, और ये कहां पर हो रहा है? तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट, जरूर याद रखना, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तो तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो रमागुंडम, ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, अंदर चलिएगा मेरे दोस्त, तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी रमागुंडम में आप जाएंगे, वहां पर भी एनटीपीसी डेवलप कर रहा है 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट है। क्लियर है भाई? जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट है। ये आपके क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट समझने की जरूरत है। हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश में पढ़ा था, इसमें और इसमें अंतर क्या? असल में ये ऑपरेशनल होने वाला है, तो ये अभी बिगेस्ट है। जो भविष्य में बनने जाएगा, मध्य प्रदेश में जब बन जाएगा तो वो मेरे भाई बिगेस्ट हो जाएगा। और वो कहां पर बन रहा है? मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर डैम। ओके, तो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में 600 मेगावाट का प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। ये 2023 में ऑपरेशनल होगा, बट उससे पहले जो ऑपरेशनल हो जाएगा वो तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में रमागुंडम में 100 मेगावाट का है। आशा करता हूं दोस्त ये वाला पॉइंट आपके क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन था, ये दोनों आपके पास डेटा होने चाहिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ भूटान लियोनपो नमगे तेशेरिंग जॉइंटली लॉन्च भीम यूपीआई इन भूटान। जो ये भीम एप्लीकेशन है, इट इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? भीम एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? ओके, सो गाइज आंसर यहां पर बनता है 20 लैंग्वेजेस। आपको ये याद रख के चलना पड़ेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करी जा रही है तो ये कितनी भाषाओं में। देखो, एक आया था कि आरबीआई का एक प्रोग्राम है, आरबीआई कहता है, ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? ये भी जरा बता सकते हैं मेरे को? आरबीआई कहता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, आरबीआई कहता है कैंपेन आरबीआई का, ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? जरा इसका आंसर दीजिएगा। भीम एप्लीकेशन भी आपकी 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल देखना, हु हैज वॉन द यूरो 2020 गोल्डन बूट आफ्टर फिनिशिंग एज द टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट? किसने टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता? अरे यार सिंपल इतना याद रखना है, 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो यहां पर नाम बनता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब जरा देखना, डार्नेला फ्रेजियर, लुइस एरड्रिच, नताली डियाज और कटोरी हॉल, इनको अभी अवार्ड दिए गए हैं। जैसे हम लोगों ने फीफा कंप्लीट किया वैसे ही एक अवार्ड का कंपाइलेशन भी करेंगे। अब जरा समझना कौन सा अवार्ड है। ये पुलित्जर प्राइज है, यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो पुलित्जर प्राइज है, ये इसमें पहली बार एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। स्पेशल अवार्ड असल में हुआ क्या था कि यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड साहब है, उनकी गर्दन पर पैर रख के उन्हें मार दिया गया था और उसकी इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और इसी करेजियस वर्क के लिए, साहसी काम के लिए डार्नेला फ्रेजियर को ये दोस्त स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ठीक है, डार्नेला फ्रेजियर। और न्यूयॉर्क टाइम्स को पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को पब्लिक सर्विस कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया पुलित्जर प्राइज से। फिक्शन में द नाइट ऑफ वॉचमैन नोवेल के लिए लुइस एरड्रिच, ओके, द नाइट ऑफ वॉचमैन इस नोवेल के लिए लुइस एरड्रिच को फिक्शन में दोस्त सम्मानित किया गया पुलित्जर प्राइज के से। पोएट्री में नताली डियाज को, ठीक है, पोएट्री में किनको किया गया? नताली डियाज को किसके लिए? पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम के लिए नताली डियाज को पोएट्री कैटेगरी में पुलित्जर। हो सकता है पहली दफा कोई पढ़े तो इसको लगे अरे यार कैसे याद करेंगे, लेकिन जिन्होंने 3-4 बार पढ़ लिया होगा उनके लिए ये आसान हो गया होगा। म्यूजिक में स्ट्राइड के लिए
तानिया लियोन को, ठीक है, तानिया लियोन को म्यूजिक कैटेगरी में स्ट्राइड के लिए सम्मानित किया गया। और ड्रामा कैटेगरी में द हॉट विंग किंग, ये एक प्ले है द हॉट विंग किंग, और इसके लिए कटोरी हॉल को सम्मानित किया गया है ड्रामा की कैटेगरी में। और दोस्त इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में बज फीड न्यूज के मेघा को, एलिसन को और क्रिस्टो को सम्मानित किया गया पुलित्जर प्राइज से। देख लीजिए एक बार, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया एक बार जरा यार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। कहना बहुत पड़ता है, सर हमको ये चाहिए बेटा मिलेगा। हमने कहा बच्चों हमें ये चाहिए, सर हमको नहीं पता, हमको तो न्यूज पढ़नी है, हम तो लाइक नहीं करेंगे। कर दो, 5100 बच्चे देख रहे हैं और लाइक चल रहे हैं अभी भी 2000, कर दो भैया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो यहां पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको 10-10 करके बजट कंप्लीट कराऊंगा। ये बजट ऐसी चीज है जो याद भी करना चाहते हो लेकिन याद करने में दिक्कत बहुत आती है कि नहीं। तो हम लोग 10-10 करके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे बजट के। देखो, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021-22 इन पार्लियामेंट ऑन 1 Feb, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। और बजट को 1 फरवरी को किन्होंने प्रेजेंट किया था? ओके, तो आंसर बनता है यहां पर निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं एंड राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटक से राज्यसभा सांसद, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया था। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, यूनियन बजट 2021-22 प्रपोजल आर रेस्ट ऑन हाउ मेनी पिलर, इसमें टोटल मिलाकर कितने पिलर हैं, इसका आंसर दीजिएगा दोस्त, टोटल मिलाकर। फिर अपनी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, 10 सवाल फटाफट से ये कर लेते हैं। ओके, इसी तरीके से हर चीज कंप्लीट कराता चलूंगा, रिवीजन पूरा का पूरा। तो यहां पर आंसर बनता है टोटल मिलाकर इसमें कितने पिलर है? 6 पिलर हैं। मतलब ये जो 2021-22 का बजट है वो कितने पिलर पर है? टोटल मिलाकर 6 पिलर पे। कितने पिलर? 6 पिलर। ओके, अब जरा देखना नेक्स्ट आगे। ये जो पिलर स्टैटिक पे आते हैं, ठीक है, स्टैटिक में हम लोग ये करंट अफेयर का ही पार्ट है। ये 5 स्टेट के नए गवर्नर बने हैं, तो जरा गवर्नर देख लेते हैं। हरियाणा के नए गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर का नाम है राजेंद्र अरलेकर, ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर है। झारखंड के नए गवर्नर का नाम है रमेश बैस। और दोस्त कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। और मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई पटेल। तो मंगू भाई पटेल तो क्लियर है, मध्य प्रदेश के हो गए, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हो गए, झारखंड के रमेश बैस हो गए, हिमाचल प्रदेश के ये राजेंद्र अरलेकर, और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के BS येदुरप्पा, और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। ओके, हरियाणा के जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, झारखंड की कैपिटल रांची है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, और मध्य प्रदेश भोपाल। ये तो सिंपल है बस, बट यार ये क्वेश्चन यहां से गवर्नर रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने ने 5 स्टेट नए हैं, बिल्कुल जिन 5 मतलब 5 गवर्नर नए ही है। सर वॉइस चेक करिए, अरे भैया इन्वेटर पे आ गया है इसलिए थोड़ा गिर करके चल रहा होगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। साउंड चेक करिए, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, जिम्मी आजा भैया, एकदम बढ़िया चल रहा है, हो गया टेस्टिंग, अब चुपचाप पढ़ लो। नेक्स्ट, मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? अंतानरीवो करेंसी अरियारी। मलावी कैपिटल लिलोंग्वे करेंसी क्वाचा, वही अपने CCC रूल पे चलेंगे, ठीक है। और मेडागास्कर अंतानरीवो करेंसी अरियारी, मलावी कैपिटल लिलोंग्वे करेंसी क्वाचा, मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर करेंसी रिंगिट, एंड मालदीव कैपिटल माले करेंसी रुपया, और मालदीव कैपिटल माले करेंसी रुपया, एंड माली कैपिटल बमाको फ्रैंक। ओके, मेडागास्कर अंतानरीवो अरियारी, मलावी लिलोंग्वे क्वाचा, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, मालदीव माले रुपया, एंड माली बमाको फ्रैंक। नेक्स्ट, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो आज की पहली न्यूज पे आ रहे हैं, ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा इस पे मित्रों। लद्दाख ने यहां पर एक समझौता किया है सिक्किम के साथ, और सिक्किम की बात करें तो ये जो सिक्किम स्टेट है ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। ये हम लोग जानते हैं कि भाई भारत का जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है? तो सिक्किम है। तो
अब जरा पहला क्वेश्चन समझना, यहां पर मैं आप लोगों को प्रीवियस 15 डेली एमसीक्यू कराने जा रहा हूं। डेली 15 एमसीक्यू, 10 से 15 एमसीक्यू कराऊंगा प्रीवियस मंथ के, रिवाइज कराऊंगा इन्हें, इनमें ऑप्शन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, समझ रहे हो। पहला सवाल देखना, बार्सिलोना ओपन का Who has won the men's single title of Barcelona Open by defeating Greece Stefanos Tsitsipas? इसको स्किप मत कर देना यार, गलती से भी स्किप मत कर देना। किसने बार्सिलोना ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने भाई बार्सिलोना ओपन के पुरुष एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर जीता है मेरे भाई। इनिशिएटिव पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। आंसर बनता है यहां पर राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल हैं, इन्होंने बार्सिलोना ओपन का मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर। अगला सवाल देखना, 19th edition of Indian and French Navy bilateral exercise held in अरब सागर। तो अरब सागर में भारत के बीच में और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी और इस एक्सरसाइज का ये 19वां संस्करण रहा था, 19th एडिशन रहा था। सवाल ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज का नेम है यहां पर मेरे भाई वरुण। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज रही थी, 19th एडिशन था और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुण। वरुण इस एक्सरसाइज का नेम है। ओके, शक्ति, वरुण, गरुण, ये एक्सरसाइज किसके साथ है? फ्रांस के साथ। एक बुक इसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल इज रिटन बाय हुम? इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के ऑथर का नाम है आकाश रानीसन। तो आकाश रानीसन ने एक किताब लिखी, इसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ओके, फॉर वन एंड ऑल एक दो बार पढ़ लेंगे ना। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश रानीसन। ओके, नेक्स्ट आगे। अब ये तुम लोग देख सकते हो बाकी की जितनी बुक हैं, जैसे वमन एस प्रभु ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड लिखी, एस.वाई. कुरैशी ने पॉपुलेशन मिथ लिखी है और ए.के. सिंह और नरेंद्र कुमार ने बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी इस पुस्तक को लिखा है। एक दो बार रीड कर लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। एक बुक है, इसका नाम है रीडिजाइन द वर्ल्ड, अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सैम पित्रोदा। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, रीडिजाइन द वर्ल्ड, अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। रीडिजाइन द वर्ल्ड, अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। ओके, ये नाम याद रखना है। अब और देखिएगा यहां पर, मेकिंग अ जर्नल अ हिमालयन इको, इस पुस्तक के लेखक है कौनसम हिमालय सिंह। राइट अंडर आर नोज, ये आर गिरधरन, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ये पुस्तक आर कौशिक की है। ये दोनों बैक टू बैक इंपॉर्टेंट। रमेश कंडूला, मैवरिक मसीहा, एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है आंध्र प्रदेश के सीएम की, एनटी रामाराव, फॉर्मर सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव की पॉलिटिकल बायोग्राफी का नाम है मैवरिक मसीहा। इसके ऑथर है रमेश कंडुला। और इंडिया 71 ईयर टेस्ट आर कौशिक, राइट अंडर नोज आर गिरधरन और कौनसम हिमालय सिंह, मेकिंग ऑफ जर्नल अ हिमालयन इको। नेक्स्ट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अगर आपको डेज याद करने हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जनवरी 2021 डेज बाय आशीष गौतम मेरे भाई, बस इतना काम कर लेना। जनवरी 2021 डेज, इसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15-15, 20-20 मिनट के सेशन मिल जाएंगे आपको। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे और प्रत्येक वर्ष इसको कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ऑन विच डे 12th नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व? 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया? 12th नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया। इसका 12वां संस्करण रहा था, 12वां संस्करण रहा था। Who has scaled Mount Annapurna, the 10th highest mountain peak in the world, becoming first Indian women climber to achieve the feat? मतलब किसने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया है, जो उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं? तो दोस्त, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। और प्रियंका मोहिते बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्लाइंबर, जिन्होंने कि माउंट अन्नपूर्णा, क्योंकि 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है विश्व का, इसको फतेह किया है, इसको फतेह किया है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अगला, इन पार्टनरशिप विद विच बैंक एस वेयर फिनटेक सर्विसेज, जो कि एक लीडिंग फिनटेक सर्विसेज कंपनी है केरल की, उसने राज्य का पहला नियो बैंक एस मनी नियो बैंक लॉन्च किया है। तो एस मनी नियो बैंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राज्य का पहला नियो बैंक
एसवेयर फिनटेक सर्विसेज के साथ मिलकर किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका नाम है मेरे भाई यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अरुण रस्ते। अरुण रस्ते, अरुण रस्ते, ये नाम क्लियर है मेरे भाई? अरुण रस्ते। ओके, नेक्स्ट भाई, इंडियन बॉक्सर अमित पंघाल हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द गवर्नर कप एट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। ही इज फ्रॉम विच स्टेट? भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता। वह किस राज्य से हैं? तो भाई साहब ये हैं आपके हरियाणा से। जिस राज्य से हैं उस राज्य का नाम है हरियाणा। क्लियर? 10 सवाल हो गए अपने। अब आज का स्टेट, अरे यार आज सिक्किम ही लगा रह गया, कल से स्टेट आपको लग देखने को मिलेगा, इस पे फोकस कर लेंगे। ओके, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जरा देख लेते हैं ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज। वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रत्येक वर्ष हम लोग किस दिन को मनाते हैं? असल में ये तो बहुत सिंपल है कि सर वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अलावा और कौन से डे किस डेट पर मनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रत्येक वर्ष आपका 15 जुलाई को 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। अब जरा देखते हैं, सबसे पहले 1 जुलाई को कौन सा डे आता है? मेरे भाई अकेले याद करने बैठोगे डेज याद नहीं होंगे। 3-3 4-4 क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनते हैं एक ही एग्जाम में, तो फोकस करिएगा। आपका सीए डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे, ठीक है, सीए डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे, ये सारे के सारे डे आपके कब आते हैं? 1 जुलाई को। इसी के साथ नेशनल पोस्टल वर्कर डे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, एसबीआई फाउंडेशन डे, ये सारे के सारे 1 जुलाई को। 2 जुलाई को एक डे ऑब्जर्व करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसके साथ 3 जुलाई को कौन सा डे इस बार ऑब्जर्व किया गया, जो कि फर्स्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई में। 3 जुलाई को जो ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ओके, 10 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया? नेशनल फिश फार्मर डे, नेशनल फिश फार्मर डे। मेरे भाई अगर ये सोच रहे हो अरे यार क्या सामने वाला यार ये कैसे याद करा रहा है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ट्रिक कराए ट्रिक कराए ट्रिक कराए, वो मेरे भाई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहना। डे में रोज स्टोरी बदलती है, यहां पर एक स्टोरी से याद करोगे, नया डे आ गया फिर कहानी बदल जाएगी, फिर कहानी बदल जाएगी मेरे भाई, फिर कहानी बदल जाएगी। समझ रहे हो ना? तो जिंदगी में कहानी तो हम लोग सही नहीं चला पा रहे, यहां की कहानी और पढ़ लें। तो इसलिए बोलूंगा ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पढ़ना, डे को फ्लैट याद करो, और याद भी नहीं होगा तो धुंधला धुंधला जरूर याद होगा। 1 जुलाई को सीए डे, डॉक्टर डे, एसबीआई फाउंडेशन डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। फिर 4 जुलाई को आया दोस्त, सॉरी 4 नहीं, 10 जुलाई को आया नेशनल फिश फार्मर डे, और 11 जुलाई को एक और डे आता है, इसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को आया था विश्व मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे। ओके, वर्ल्ड मलाला डे, इसे याद रखना, वर्ल्ड मलाला डे। आशा करता हूं मेरे भाई यहां तक 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक के सारे डे इंपॉर्टेंट है और आपके कवर भी हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला यूनियन 5 देश, इनको पढ़ेंगे हम लोग। 5 देशों की राजधानी मुद्राएं, लेसोथो, मासेरू, लोती, करेंसी यहां पर रैंड चलती है। फिर आज की न्यूज पे आ रहे हैं, लिबेरिया की कैपिटल मोनरोविया, करेंसी डॉलर। एक भाई साहब कह रहे हैं अब हो गया हो तो न्यूज भी पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया मेरे भाई याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल गया था, मैं तो मजा कर रहा था मेरे भाई, बजट में मुझे मजा आता है ना। लेसोथो, मासेरू, लोती ऑब्लिक रैंड, लिबेरिया मोनरोविया करेंसी डॉलर, लीबिया कैपिटल त्रिपोली करेंसी दिनार, लिथुआनिया कैपिटल विल्नस करेंसी यूरो, और मैसिडोनिया कैपिटल स्कॉप्जे करेंसी दिनार। वही अपना CCC रूल लगाना है, कंट्री कैपिटल करेंसी, तीनों को एक साथ याद रखेंगे, लेसोथो, मासेरू, लोती, ओके, लिबेरिया मोनरोविया डॉलर, लीबिया त्रिपोली दिनार, लिथुआनिया विल्नस यूरो, मैसिडोनिया स्कॉप्जे दिनार। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों का कल हो गया था, इसे छोड़ो आगे। अब आते हैं आज की पहली न्यूज पर। पहली न्यूज ही मेरे दोस्त मतलब पहली बॉल पे छक्का लग गया, मतलब इतनी शानदार न्यूज आई है।
असल में यहां पर आईआईटी कानपुर की सहायता से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनवाई है। असल में ग्रीवियंस का मतलब होता है समस्या, और समस्याओं के निवारण के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन बनवाई, और उस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर। एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा ये कुछ, वो डायरेक्ट पूछेगा कि किसकी हेल्प से बनाई गई है, तो आईआईटी कानपुर की हेल्प से बनाई गई है। तो आईआईटी कानपुर की हेल्प से राजनाथ सिंह या यूं कहें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई है। तो बहुत सारी कहीं ना कहीं यहां पर समस्याएं रहती हैं, तो उनके निवारण के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई गई। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज करके वो समस्याओं के निवारण पे, ग्रीवियंस के रिड्रेसल पे, समस्याओं के निवारण पे काम करेंगे। ओके, बुक इसका नाम है नाउ दैट वी आर हियर, इज रिटन बाय अक्षय त्यागी और अक्षत त्यागी। ओके, अक्षय त्यागी और अक्षत त्यागी के द्वारा एक बुक है, इसको लिखा गया है नाउ दैट वी आर हियर। नाउ दैट वी आर हियर, ओके, नाउ दैट वी आर हियर। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब को एक किताब मिली, इसका नाम है उर्दू पोएट एंड राइटर जेम ऑफ डेक्कन। उर्दू पोएट एंड राइटर जेम ऑफ डेक्कन, इसके ऑथर का नाम है जे.एस. इफ्तिखार। जे.एस. इफ्तिखार साहब ने एक किताब लिखी, इसका नाम है उर्दू पोएट राइटर्स जेम ऑफ डेक्कन। ओके, करना, ध्यान से फोकस करना। इन विच स्टेट सेकंड फेज ऑफ किल कोरोना कैंपेन, ये हम लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। कल मैंने आपको 10 कराए थे, आज हम लोग 20 करने जा रहे हैं। इन विच स्टेट सेकंड फेज ऑफ किल कोरोना कैंपेन इज कंडक्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो किल कोरोना कैंपेन किसका है? मध्य प्रदेश का। किल कोरोना कैंपेन मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च योग से निरोग प्रोग्राम, किस राज्य सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है? योग से निरोग कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर बनेगा मेरे भाई मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात याद रखना, मध्य प्रदेश ने योग से निरोग कैंपेन शुरू किया है, और किल कोरोना कैंपेन भी मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट, एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट है, इसको सेटअप किया जाएगा आईटीबीपी के द्वारा टेहरी डैम में। ये कहां पर है? तो टेहरी बांध में एक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। ये किस राज्य में है? तो दोस्त ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टेहरी डैम, वहीं पर इसे सेटअप किया जा रहा है। What is the name of पद्म भूषण अवॉर्डी क्लासिकल सिंगर who has passed away recently? पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पंडित राजन मिश्रा। पंडित राजन मिश्रा, पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वह क्या थे? एक क्लासिकल सिंगर थे। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या जिनका निधन हो गया? मोहन एम शांतन गौदर। मोहन एम शांतन गौदर, नाम याद रखना, मोहन एम शांतर गौदर साहब का निधन हो गया। वह फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। नेक्स्ट, नासा और इलॉन मस्क ने अभी जो इलॉन मस्क की कॉमर्शियल रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स, तो नासा और स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट हैं जिनको कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रू 2 मिशन के तहत भेजा था। इन चारों एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? मतलब कि नासा ने और स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था क्रू 2 मिशन के तहत। इन चारों एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? तो मैगन, थॉमस, अकीहिको और शेन, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। शेन, अकीहिको, थॉमस और मैगन, इन चारों, मैगन मैक आर्थर, थॉमस पेस्के, अकीहिको होशिदे और शेन क्रिम्बो, इन चारों को यहां पर भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट अगला देखना, वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्त वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? आंसर बनेगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज, वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज हम लोग 24 अप्रैल को। ये डेज को लेकर आप लोग एक काम कर सकते हो, जनवरी से लेकर जून तक के डेज मैंने करा दिए, एक वीडियो अवेलेबल है। जनवरी डेज बाय आशीष गौतम, जनवरी 2021 डेज बाय आशीष गौतम, यूट्यूब पे सर्च करना, टॉप पे आ जाएगा। फरवरी डेज बाय आशीष गौतम, ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करना मेरे भाई, ये भी आपको टॉप पर मिल जाएगा। ओके, तो जून तक के डेज आप लोग वहां से पढ़ सकते हो।
हु हैज वॉन नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस। तो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया था रुमाना सिन्हा सहगल को। रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अगला सवाल, हु हैज ऑथर द क्रिसमस पिग अ चिल्ड्रन नोवेल। द क्रिसमस पिग बुक के ऑथर का नाम क्या है? द क्रिसमस पिग, इस बुक के ऑथर का नाम है जेके रोलिंग। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। द क्रिसमस पिग के ऑथर का नाम है जेके रोलिंग, जेके रोलिंग। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, द लिविंग माउंटेन, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अ फेबल फॉर आवर टाइम्स। द लिविंग माउंटेन, इस पुस्तक के लेखक का नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा एक किताब लिखी गई, इसका नाम है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन। Who has been nominated by central government as the director on the Central Board of Reserve Bank of India। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में बतौर डायरेक्टर किनको नामित किया गया है? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल मिलाकर कितने लोग होते हैं? टोटल मिलाकर तो दोस्त 21 होते हैं। उसमें इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ को नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया था। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49th इन दी गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ठीक है, सवाल यह है कि विच कंट्री हैज टॉप्ड। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। और किस देश ने टॉप किया है? किस देश के द्वारा टॉप किया गया? भाई आंसर बनता फिनलैंड। फिनलैंड ने इसे टॉप किया है, यह नाम याद रखना है, फिनलैंड के द्वारा इसे टॉप किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेलीगेट डे प्रत्येक वर्ष किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को हम लोग इंटरनेशनल डेलीगेट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। आईपी एंड एसएमई टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम है। आईपी एंड एसएमई टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये दोस्त वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम है। ये 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, ये 26 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका अभी हाल फिलहाल निधन हो गया है, जो डीआरडीओ का एक पोखरण 2 के टेस्ट के दौरान जो फील्ड डायरेक्टर थे, ठीक है, उन्हीं की यहां पर नाम पूछ रहा हूं मैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फील्ड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ पोखरण 2, जिनका निधन हो गया। तो दोस्त इनका नाम था कृष्णमूर्ति संथानम। कृष्णमूर्ति संथानम। ऑबिचुरी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेटरन फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया हु हैज पास्ड अवे। तो मारुति सुजुकी इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? तो भाई ये है जगदीश खट्टर। कल सुबह 7 बजे जुड़ेंगे, शार्प 7 AM मेरे भाई, तब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, टाइम से जुड़ेंगे, कल सुबह 7 बजे सभी लोग जुड़ना। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी 26 अप्रैल 2021 से अपना काम चालू कर दिया है? तो दोस्त ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने अपना एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करना स्टार्ट किया। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 26 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021। किस कंट्री का रोवर जो है जिसका नाम झुरोंग है, असल में चाइना का मार्स मिशन का नाम है त्यानवेन, उसके तहत जो अभी जो रोवर है उसको लैंड कराया गया था, उसका नाम झुरोंग है। झुरोंग, तो ये चाइना का है, चाइना के मार्स रोवर का नाम है झुरोंग। आरबीआई ने अभी एक भाग्योदय फ्रेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। ये किस स्टेट से में है? तो महाराष्ट्र। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर डेविड बैकमैन, इन्होंने एक ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव था उसको लीड किया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। आई होप सो मेरे भाई आज का सेशन आपके क्लियर रहा होगा। अगला सेशन आपका एडिटोरियल का है, फटाफट से उसमें जुड़ जाइएगा। माफी चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ, देन बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, बजट रिलेटेड भी हैं। इवन प्रीवियस जितने भी मंथ रहे उन पर बेस एमसीक्यूज का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो काफी कुछ मिला जुला रहने वाला है, गुजारिश रहेगी बस एक बार शेयर कर दीजिएगा। बड़ा शानदार शब्द लिखा हुआ है, यू कैन डू इट। असल में हम लोग ना अपनी जिंदगी में शुरू से लेकर एंड तक डिलेमा में रहते हैं, इसका अनुभव करिएगा। शुरू से लेकर एंड तक हम लोग डिलेमा में रहते हैं और हम लोग अपनी लाइफ के डिसीजन अक्सर दूसरों से पूछते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। यार सामने वाले को कैसे पता वो क्या परमात्मा हो रहा है जो आपके मन की जान लेगा?
वो आपकी सिर्फ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल जो आप कर रहे हैं उसी को देख के तो वो एनालिसिस कर सकता है, बट असल में हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है वो बहुत कुछ अपने अंदर ही समाहित रखता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी होती है कि खुद पर एक बार कहीं ना कहीं क्या किसी कह सकते हैं कि खुद के अंतर मन को एक बार खगालना बड़ा जरूरी बनता है कि एक बार आप खुद सोचिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आवाज आएगी हाँ मैं कर सकता हूं। आवाज आई, खुद से आवाज आएगी। शायद हो सकता है आप जिस व्यक्ति से पूछे वो ये कहे कि नहीं कर पाओगे यार, बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है, यहाँ नहीं जा पाओगे, बहुत दूर है, ये नहीं कर पाओगे यार, ऐसा करके बोल देगा वो, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप खुद से जब पूछ रहे होगे तब शायद आवाज ये आ रही होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, पहले एक बार अपनी सुनिए और हमेशा अपने पर बिलीव रखिए। अगर आपने अपने पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हो उसमें दोस्त आसानी होना शुरू हो जाती है। लेकिन बशर्ते आप अपने पर ट्रस्ट करें। बट हम अपने जीवन में अपने पर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा, हम अपने पर ही ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले बैठना आराम से, खुद सोचना क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, तो खुद कहोगे होता है। जब आप बैठे करने के लिए कि अरे चलिए ठीक है आशीष सर से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पहली बार में, क्या मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं खुद ब खुद के मन में कुछ चीजें ऐसी आने लगती हैं जो आपको ही आपके गोल को अचीव करने में दोस्त रुकावट बन जाती है, यूं कहें आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टेकल बन जाती हैं। तो ऐसे में जरूरी है खुद पर ट्रस्ट करिए, अपने मोरल को हाई रखिए और देखिएगा चीजें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बार में तो नहीं होगा कि इंस्टेंट दोस्त रिलीफ मिलने लगे, हाँ बट ये है कि शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, राधे राधे दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले एमसीक्यू की तरफ, जरा फोकस करें। एक भाई साहब हमारे कह रहे हैं नेक्स्ट प्लीज, ओ माय गॉड नेक्स्ट प्लीज, बहुत बढ़िया। चलो जरा फोकस करना कंटेंट पे। हु हैज बीन स्worn in as the 18th गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के 18वें गवर्नर कौन बने? हु हैज बीन स्worn in as the 18th गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के 18वें गवर्नर कौन बने हैं? जरा फटाफट इसका आंसर करना। हरियाणा के 18वें गवर्नर कौन बने, 18th गवर्नर कौन बने हैं? ये 8 जो गवर्नर हुए हैं ना अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मेरे भाई, उनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पर आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, बंडारू दत्तात्रेय साहब की बात करते हैं। ही हैज बीन स्worn in as the 18th गवर्नर। ये क्या बन गए? 18वें गवर्नर यहां पर बने हैं, 18वें गवर्नर। ओके, अब पीएस श्रीधरन पिल्लई, मंगूभाई पटेल, हरिबाबू कन्भमपति और थावरचंद गहलोत, इनको जरा एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक के जो नए गवर्नर उनका नाम थावरचंद गहलोत, इस लिस्ट को याद रखना। मिजोरम के जो है वो है हरिबाबू। और मध्य प्रदेश के मैंने याद करा थे, एक पटेल को हटाए दूसरे पटेल को बैठा दिए, मंगूभाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। असल में ये एमसीक्यू इसलिए फ्रेम किया है, यहाँ पर नंबर दे दिया है, तो देख लेना जिस भी न्यूज में नंबर गिवन है उस नंबर को और याद रख लेना। एग्जामिनर यूं ना पूछ ले कि हरियाणा के 18 गवर्नर जो बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो किस नंबर के गवर्नर बने हैं। ठीक है, यहां पर आप देखो हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड के रमेश बैस हैं, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, और गोवा के हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्लियर है? ठीक है, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड बाइक टैक्सी स्कीम फॉर स्टेट। ये दोनों ही हमारे लिए एक तरीके से काइंड ऑफ न्यूज है, इन्होंने शपथ लिया इसलिए वो इंपॉर्टेंट थे। दूसरा यहां पर इस सुविधा को शुरू किया गया है। तो मुझे बताइए अभी हाल फिलहाल किस स्टेट ने मेरे दोस्त बाइक टैक्सी सेवा शुरू करी है, बाइक टैक्सी स्कीम स्टेट के लिए शुरू करी है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा अभी बाइक टैक्सी स्कीम शुरू की गई। इंपॉर्टेंट बनता है गोवा। यहां पर आपको पता है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन सा फिल्म फेस्टिवल? तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दूसरा मेरे भाई केरल अभी न्यूज में क्यों रहा था? केरल अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बना रहा है। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ओवर द टॉप, ये नाम याद रखना। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म केरल का है और ये अपना 1 नवंबर तक इसे रन करेगा। असल में एक लड़के का नाम याद रखना है, एक ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है नेहाल सरीन। ओके, और ये जो नेहाल सरीन है ये केरल से है। इन्होंने अभी सर्बिया ओपन जीता है। नेहाल सरीन इज फ्रॉम विच स्टेट? सर ये केरल से हैं और इन्होंने अभी क्या जीता है?
आंसर बनता है मेरे दोस्त सर्बिया ओपन। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये भाई साहब किस खेल से संबंधित है, निहाल सरीन। तो मेरे दोस्त ये चेस से संबंधित है। किससे? चेस से संबंधित है। आई थिंक सो यहां तक क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल एक स्टेट है जिसने कि आसरा स्कीम शुरू करी है। आसरा स्कीम के तहत क्या है कि जो ओल्ड एज पर्सन है उनको यहां पर सरकार पेंशन देगी। तो इट इज स्टार्टेड बाय तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? आसरा। केरल के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म, निहाल सरीन वहां के हो गए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल क्या राजस्थान न्यूज में रहा था किसी कारणवश न्यूज में तो रहा था, असल में हम लोगों ने देखा था कि मिताली राज इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, मिताली राज कहां से? राजस्थान से है। और ये ना टेस्ट में, ओडीआई में और T20 में इंडिया के लिए ये टेस्ट और ओडीआई कैप्टन है। लेकिन ऑल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन करने वाली विश्व की खिलाड़ी बन गई। भारत के लिए नहीं, मतलब विश्व की सबसे ज्यादा रन करने वाली ऑल फॉर्मेट में खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर बनता मिताली राज। इन्होंने जिनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है उनका नाम था शार्लेट एडवर्ड। नाम याद रखना है, शार्लेट एडवर्ड। इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उनके नाम 10,273 रन है और उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करके विश्व में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली, रन करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या? मिताली राज। एंड मिताली राज इज फ्रॉम राजस्थान। मिताली राज किस स्टेट से है? तो आंसर बनता है सर ये राजस्थान से है। अभी राजस्थान में 4th टाइगर रिजर्व बन गया। 4th टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या है? रामगढ़। जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, या रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसकी बात करते हैं। तो दोस्त ये 4था टाइगर रिजर्व बन गया राजस्थान का। देखो इंटरेस्टिंग है राजस्थान रिलेटेड। राजस्थान ब्लैक फंगस वगैरह तो यार बहुत बार करा चुका हूं, ये नया पढ़ रहे हैं हम लोग। ये नया भी तो लिंक करके चलेंगे। शार्लेट एडवर्ड वाला पॉइंट हो गया, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। एक और देखो, राजस्थान में ना 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम बनने जा रहा है। 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम, और ये कहां पर बन रहा है? जयपुर में। इसे याद रखेंगे, ठीक है भाई। लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है? तो इसको याद रखना आपको, राजस्थान में। तो गोवा क्लियर हो गया, यहां पर कर्नाटक क्लियर हो गया, राजस्थान क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार जरा जल्दी से सेशन को यार शेयर भी कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक स्टिल सेशन को एक बार भी शेयर नहीं किया है। फटाफट से मेरे भाई एक बार जरा जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। क्या पता आपके एक शेयर से शायद हो सकता है आपको लगे अरे सर एक शेयर से क्या होगा, लेकिन यार दोस्त बहुत कुछ हो जाता है। तो जरा फटाफट से एक बार शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ विच आईआईटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, जिसको रक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी की मदद से बनाया है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आईआईटी की मदद से इसको बनाया गया? बताइए मेरे भाई, किस आईआईटी की मदद से इसको बनाया गया है? ओके देखो यहां पर आंसर तो अपना है आईआईटी कानपुर, लेकिन अब मोर देन इनफ रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। लेसोथो की कैपिटल है मासेरू, करेंसी लोती ऑब्लिक रेंड। अच्छा मुझे ये बता सकते हो अल्फाबेटिकली हम लोग कहां से कहां तक कर चुके? मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, तो ये मैं एल पे आ गया हूं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच वाला स्किप हो गया, कोई भी बता देना मेरे को कौन सा वाला हम लोग अल्फाबेट वो मिस कर दिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो लिबेरिया की कैपिटल मोनरोविया, करेंसी डॉलर। लीबिया त्रिपोली, करेंसी दिनार। देखो वही ट्रिपल सी रूल फोकस करना है, कंट्री कैपिटल करेंसी, तीनों को एक साथ याद करेंगे, अलग अलग याद नहीं करेंगे। लेसेथो मासेरू लोती ऑब्लिक रेंड, लिबेरिया मोनरोविया डॉलर, लीबिया त्रिपोली दिनार, लिथुआनिया विल्नस यूरो, मैसिडोनिया स्कॉपजे दिनार, इसको याद रखना, ठीक है। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स होल्ड वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज TTX 2021 ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। भारत श्रीलंका मालदीव ने समुद्री सुरक्षा पर एक आभासीय त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया। अब जरा देखो, ये तो अपने लिए सिंपल है कि एक वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रही थी डिफेंस कोऑपरेशन को लेके। ये TTX 2021 किन किन देशों के साथ भारत की एक्सरसाइज हुई है? तो आंसर बनता है सर भारत की श्रीलंका के साथ और मालदीव्स के साथ हुई है। अच्छा श्रीलंका के साथ भारत की क्या और कोई एक्सरसाइज भी होती है? हाँ जी होती है ना। तो एक का नाम है सिलेनेक्स,
और दूसरे का नाम है मित्र शक्ति। एक का नाम है सिलेनेक्स, दूसरे का नाम क्या है, मित्र शक्ति। ओके, सिलेनेक्स और मित्र शक्ति। और जो सिलेनेक्स एक्सरसाइज है इसका अभी 8वां संस्करण श्रीलंका के त्रिनकोमाले में हुआ था, त्रिनकोमाले में श्रीलंका का। ठीक है, मित्र शक्ति अभी हुई नहीं है ये एक्सरसाइज। मालदीव के साथ भी भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है सर, इकोवरेन। इकोवरेन, इस एक्सरसाइज का नेम याद आपको रखना है, इकोवरेन। ये भारत की मालदीव के साथ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने अपना 93rd फाउंडेशन डे 16 जुलाई को ऑब्जर्व किया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि ICAR का जो फाउंडेशन डे है ये कब रहा, 16 जुलाई यानी कि कल रहा था। और ये किस नंबर का रहा था, 93rd फाउंडेशन डे रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में। ओके, 1929 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो वो है त्रिलोचन मोहपात्रा। तो 1929 में ICAR की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया, और डायरेक्टर का नाम है त्रिलोचन मोहपात्रा। ओके, सबसे पहले 1 जुलाई को जो डे आता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, CA डे, SBI का फाउंडेशन डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। डॉक्टर्स डे, CA डे, SBI फाउंडेशन डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को रहा था। फिर 3 जुलाई को फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, इस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया था, 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। 10 जुलाई को आया था नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। फिर 11 जुलाई को आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को आया वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस। और 15 जुलाई को आया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। और फिर 16 जुलाई को रहा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 93rd फाउंडेशन डे। ओके, इसके इतना याद रखना है मेरे भाई, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, डेज अपने याद हो जाएंगे। नेक्स्ट फोकस करते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड मैप सर्विसेज इन उमंग एप्लीकेशन। असल में एक उमंग एप्लीकेशन है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और असल में सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक कॉमन एप्लीकेशन पर इसको इंटीग्रेट कर दिया है, और इसका नाम क्या है, तो दोस्त उमंग एप्लीकेशन या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा राशन, इसको भी उमंग से यहां पर इंटीग्रेट किया। अब यहां पर क्या किया है कि मैप माई इंडिया के साथ इन्होंने उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करने वाले हैं, यहां पर सुविधाएं देने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाई एक गरीब परिवार से आता हूं और मुझे राशन लेने के लिए हुआ, जैसे दाल चावल ये चीजें लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, तो मुझे चाहिए कि मेरे आसपास नियरेस्ट कोई फेयर प्राइस शॉप है कि नहीं, इसको अगर मेरे को ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा, मेरे भाई इस उमंग एप्लीकेशन पे जाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को ये देखना है कि मेरे आसपास कोई मंडी है कि नहीं है। ठीक है, मंडी, तो दोस्त उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से ई नाम सर्विसेज भी ले पाऊंगा, नियरेस्ट मंडी भी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, नियरेस्ट मंडी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को ये देखना है कि नियरेस्ट टोल प्लाजा कोई है कि नहीं है। ठीक है, तो NHAI की ये सर्विस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसे मैं कहां से ले सकता हूं, उमंग एप्लीकेशन से। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैपिंग करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से इन सर्विसेज को देने के लिए। अब यार मेरे भाई ये जो उमंग एप्लीकेशन है ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये मेरे भाई ढूंढना और इसका आंसर करना। ठीक है, 93rd जो अकेडमी अवार्ड हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड, ये लॉस एंजल्स में
टुक प्लेस हुई थी सेरेमनी। विच एक्टर हैज वन अवार्ड इन लीडिंग रोल, किस एक्टर ने लीडिंग रोल में अवार्ड अपने नाम किया है? एंथनी हॉपकिंस ने, एंथनी हॉपकिंस ने, ये नाम याद रखना है, एंथनी हॉपकिंस। दूसरा, 93rd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी रही थी, उसमें किस एक्ट्रेस ने अवार्ड जीता है लीडिंग रोल में? एक्टर एंथनी हॉपकिंस हो गया, और एक्ट्रेस की बात करें तो ये कौन है? तो ये है दोस्त फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, ओके, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट दोस्त, हु हैज वॉन अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग दी नोमैडलैंड, नोमैडलैंड को डायरेक्ट करने के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? नोमैडलैंड को डायरेक्ट करने के लिए। अब ये मूवी है नोमैडलैंड, इसको डायरेक्ट करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड किनको दिया गया? चाइना की क्लो झाओ को, चाइना की क्लो झाओ। तीनों ही बैक टू बैक आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। Who has been appointed acting चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, इसको स्किप कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि एक्टिंग है ना, इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की थोड़ी कम बनेगी, इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, एक बुक, इसका नाम है ट्रेल ऑफ टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे, अ जर्नी इज ऑथर्ड बाय हुम, किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे, अ जर्नी है? तो भाई साहब ये है राधेश्याम जादव, राधेश्याम जादव ने किताब लिखी, इसका नाम है ट्रेल ऑफ द टाइगर। बीन डेजिनेटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये है टीवी स्वामीनाथन, टीवी स्वामीनाथन को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। टीवी जगन्नाथ वास्ती देवना स्कीम इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो गाइज ये स्कीम है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्नाथ वास्ती देवना स्कीम। नेल्सन मंडेला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला, अब से मेरे दोस्त आप लोग कॉमन चलेगा, बैंक के लिए नहीं है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ बैंक के लिए था, ओके। नेल्सन मंडेला डे ये प्रत्येक वर्ष किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? फटाफट बताइए। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे प्रत्येक वर्ष किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? ओके, जो नेल्सन मंडेला साहब थे उनका बर्थडे आता है प्रत्येक वर्ष, मतलब 18 जुलाई को उनका बर्थडे आता है, उनका जन्म दिवस आता है। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था, ओके। और इन्हीं के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब मंडेला प्राइज भी दिया जाता है, बट अभी तक मेरे को दिखा नहीं, जैसे ही दिखेगा मेरे दोस्त वो भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे प्रत्येक वर्ष कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 जुलाई। मेरे भाई 10 को, 11 को, 12 को, 15 को कौन सा डे आता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 12 जुलाई, इस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष? एनी आइडिया? किसी को भी आइडिया? जुलाई मिड में आ चुके हैं हम लोग, इतने तो डे अब तुम्हें पता होने चाहिए कि भाई जुलाई में कौन कौन से डे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। तो 10 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल फिश फार्मर डे, ओके, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ओके। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस। और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ओके, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस, ओके। जरा एक बार 1 जुलाई को आता है आपका डॉक्टर्स डे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, और एसबीआई का फाउंडेशन डे। ये आपका 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 1 जुलाई को कितने डे हो गए? नेशनल सीए डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, और एसबीआई का फाउंडेशन डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस, इसको याद रखना। 2 जुलाई को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, या तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कहिए या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कहिए, बात एक ही है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। असल में इस महीने, जुलाई महीने के पहले शनिवार को ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट सैटरडे को, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इस साल ये 3 जुलाई को पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस। 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। और 16 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना 93rd फाउंडेशन डे मनाया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना 93rd फाउंडेशन डे कब मनाया था मेरे भाई? 16 जुलाई को, ओके। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी रहता है। क्लियर है मेरे भाई? अगला सवाल देखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड whom to perform the dual role of
सिक्योरिटी एज वेल एज प्रेस अटैची। असल में ये प्रेस अटैची का मतलब ये है कि जो इंडियन कंटिंजेंट अभी जो भारतीय दल टोक्यो गेम के लिए गया है उसके बिहाफ पर प्रेस के सामने कौन आएगा यहाँ पर, वो एक व्यक्ति, वो सिक्योरिटी का भी काम करेगा, यहाँ पर ड्यूल रोल निभाएगा। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने किस आईएएस ऑफिसर का नाम यहाँ पर अपनी तरफ से रिकमेंड किया, कंफर्म किया है, तो इनका नाम है वीके सिन्हा। ओके सर 12 को नाबार्ड का डे, हाँ जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका भी दोस्त फाउंडेशन डे 12 जुलाई को आता है। ओके क्योंकि 12 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। तो बीके सिन्हा साहब क्लियर हो गया यार ये अपॉइंटमेंट यहां पर। अब जरा देखो मैं सेक्रेटरी की लिस्ट लेकर आया हूं, जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, मॉस्पी सेक्रेटरी कौन है, ये सारे के सारे लिस्ट कंप्लीट करते हैं। ध्यान से सुनना, 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से बनता है। अजय कुमार ये डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। हर्षवर्धन श्रृंगला ये अपने विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। ओके तरुण बजाज ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, राजस्व सचिव। अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी, टीवी सोमनाथन ये दोस्त फाइनेंस सेक्रेटरी बनी है और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। राजीव गौबा साहब ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव। अजय कुमार भल्ला ये दोस्त होम सेक्रेटरी गृह सचिव हैं। राजीव गौबा, अच्छा 2 बार आ गए। जीपी सामंत जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन होती है उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया। तो चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया का ये प्रमुख सांख्यिकीविद, या फिर यहां पर आप बोल सकते हैं सेक्रेटरी है मॉस्पी मंत्रालय में, इनका नाम है जीपी सामंत। और जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनका नाम है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन। ओके बुक का नाम क्या है, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। असल में इस बुक है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसके ऊपर एक किताब है जिसको कि चाइनीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। सवाल यह कि इसके ऑथर का नाम क्या है। हरी अप गाइस, जितने भी आप लोग ऑप्शन यहां पर देखेंगे ना, मैंने कल ही जो वीकली एमसीक्यू कराया था उसमें ही जो बुक का रिवीजन कराया था पूरी की पूरी, उसी में से मैंने ये सारे उठाए हैं। एक लिस्ट पूरी मैं दूंगा तुम लोग को जस्ट अभी कि पिछले वीक में मैंने कितना पढ़ाया है। फटाफट बताइए इस बुक के ऑथर का नाम क्या है। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, आरएसएस बिल्डिंग थ्रू सेवा। ओके बहुत बढ़िया, सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल इनका नाम है। ओके अब जरा देखो ये अक्षत त्यागी और अक्षय त्यागी इन्होंने एक किताब लिखी है, बलजीत कौर तुलसी जी ने एक किताब लिखी है और जेएस इफ्तिखार साहब ने एक किताब लिखी है। अब वो कौन सी किताब इन तीनों ने लिखी है, इन तीनों ने यहां पर ये देख लेते हैं। जरा देखना, ये अभी एक नई बुक है नाउ दैट वी आर हियर, इट इज ऑथर्ड बाय अक्षत त्यागी और अक्षय त्यागी। ठीक है, द ग्रेट बिग लायन ये एक बच्ची है छोटी सी, क्रिसिस नाइट उसके द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटी, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड, ये एक किताब है। द आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटी, इस पुस्तक के लेखक है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रामायण। ओके आनंद वेंकट नारायण। तो आनंद ने और शिवम ने जो किताब लिखी उसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग। बस इतना याद रख लो, द आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग। क्लियर है भाई, आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग। द स्ट्रगल विद इन, ये अशोक चक्रवर्ती की किताब है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बलजीत कौर तुलसी जी की किताब है। उर्दू पोएट राइटर्स जेम ऑफ डेक्कन, ये जेएस इफ्तियार साहब की किताब है। अब आप लोगों ने अगर मेरा कल का वीकली एमसीक्यू का सेशन देखा होगा तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे सर ये तो आपने पिछले हफ्ते की सारी बुक रिवाइज करा दी है। तो दोस्त इन बुक को पढ़ लेना, यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। आज के द हिंदू में ये वाली किताब आई थी, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, आज के नहीं कल के द हिंदू में। अशोक चक्रवर्ती, ओके अशोक चक्रवर्ती, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला देखिएगा, आज का पहला सवाल रिलेटेड टू बजट। 30 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका यूएई के दुबई में स्थित है और चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले। भाई साहब न्यूजीलैंड से हैं ये नाम याद रखना है कि ग्रेग बार्कले इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, जो कि चेयरमैन बने अभी हाल फिलहाल आईसीसी के। हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है और फाउंड हुआ था 15 जून 1909 को।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, पुरुषों वाला T20 वर्ल्ड कप, इसको होस्ट करने वाला है 2021 में इंडिया, लेकिन इसके मैचेस कहां पर शिफ्ट कर दिए गए? यूएई और ओमान में। ओके, अभी आईसीसी का एक टेस्ट चैंपियनशिप रही थी। ओके, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, और इसमें जो विनर था इट वाज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड था, जो हारा था वो अपना प्यारा भारत रहा था, और इसको हराने वाले न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है काइली, यार मैं नाम भूल रहा हूं, जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था, जरा बताना। जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था, प्लीज इनका नाम बताना। काइली जेमिसन है क्या? काइली जेमिसन नाम है क्या उनका? बस एक बार कंफर्म कर दो, यस लिख दो अगर वही है, काइली जेमिसन, जिनको फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया था। इसके अलावा एक खिलाड़ी और थे न्यूजीलैंड के जिन्होंने कि मैच के बाद रिटायरमेंट ले लिया है, इनका नाम है वीजे वॉटलिंग। ओके, वीजे वॉटलिंग, ये नाम याद रखना है। और एक खिलाड़ी है न्यूजीलैंड का, इसका नाम है कॉन्वो। ओके, कॉन्वो है, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ जून के लिए कौन चुने गए हैं, तो ये थे मेरे दोस्त डेविड कॉन्वो। क्लियर है ये वाला? सभी के इतना क्लियर है मेरे दोस्त? एक बार लिख दो। देखते हैं नेक्स्ट। यार ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन फाइनली यार भाई ट्रैक पे आ गया, पहला मैच इन्होंने जीत लिया है, मतलब काफी वक्त के बाद पहला मैच जीता है। इस दौरान हम लोगों ने देखा मैक्स वर्स्टापेन बैक टू बैक। एक बार सोचिएगा किसी का मोरल कैसे डाउन हो सकता है। लास्ट ईयर की बात करें तो सिर्फ एक तरफ से सारे जितने भी मैच थे वो कौन जीत रहा था? लुइस हैमिल्टन। और इस साल हम लोगों ने देखा इनिशियली तो इन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर मैक्स वर्स्टापेन वो बैक टू बैक जीतते चले गए। तो किस मेंटल कंडीशन में होगा ये बंदा? लेकिन अब फिर दोबारा पहली बार मेरे दोस्त, मतलब काफी वक्त के बाद इन्होंने मैच जीता। पहला वर्ड तो हटा दे रहा हूं, तो देखो भाई की मुस्कुराहट देखो कितना खुश है। तो ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हैज वॉन 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्री। तो देखो ब्रिटिश ग्रैंड प्री किसने जीता? ब्रिटेन के ही व्यक्ति ने जीता है। लिंक कर लेना, ब्रिटिश ग्रैंड प्री ब्रिटेन के ही लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज ड्राइवर है, इनके द्वारा जीता गया। अब टोटल मिलाकर हम लोग देखें तो लुइस हैमिल्टन के नाम कितने हो गए हैं? तो 1 2 3 4 टोटल मिलाकर 10 इवेंट हुए हैं। और मैक्स वर्स्टापेन के नाम है 5, और एक नाम है सर्जियो पेरेस के नाम है। तो लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश जीता है, स्पेनिश, पुर्तगीज और बहरीन, मतलब टोटल मिलाकर 4 इवेंट इनके नाम रहे ग्रैंड प्री के। एक बहरीन हो गया, पुर्तगीज हो गया, स्पेनिश हो गया, ब्रिटिश ग्रैंड प्री सारे लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। मर्सिडीज टीम से है और कंट्री इनकी यूके है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। मोनाको भी, फ्रेंच भी, स्टीरियन भी और ऑस्ट्रियन भी, ऑस्ट्रियन तक। रेडबुल टीम से है, कंट्री इनकी नीदरलैंड है, मतलब डच प्लेयर है। अजरबैजान ग्रैंड प्री जीता था सर्जियो पेरेस ने, ये रेडबुल टीम से, ये भी, ये मैक्सिको, जिस देश से? मैक्सिको। इस लिस्ट को अपने पास रखना। क्लियर? लुइस 4, मैक्स वर्स्टापेन 5, सर्जियो पेरेस 1। हाँ जी, ठीक है भाई। सेशन पसंद आ रहा लाइक कर दो एक बार, अगर पसंद आ रहा है तो मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है WWF की, और दूसरा मेरे दोस्त यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की। इसने कहा है कि देखो असल में आप लोग देखते होंगे कि जो ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट काफी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कहीं ना कहीं एनिमल ऐसे होते हैं शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। अब ऐसे में जो इंसान होता है अपने बचाव में कुछ ना कुछ करता है, तो काफी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब इधर से भी हानि होती है, उधर से भी हानि होती है। तो ऐसे में एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट का अर्थ क्या वो समझना। WWF और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज फाउंड दैट 35%, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 35% ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस करंटली लाई आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब अगर टोटल 100 बात कर लें तो भारत के 35% ऐसे टाइगर रेंज हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है। कितने प्रतिशत? 35%। काफी बड़ा डेटा हो गया कि 35% टाइगर रेंजेस आउट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है। ये डेटा मैं नहीं बता रहा मेरे दोस्त, UNEP और WWF का डेटा है। अब जरा इसको जरा समझना, फिर हम आते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो ये रिपोर्ट वाइड फंड, ठीक है, फॉर नेचर, और दूसरा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों से रिलेटेड पॉइंट समझना। जो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसने 1961 में स्थापना की, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसको कि आप UNEP के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। ओके, 1972 को।
और इसका मुख्यालय आपका केन्या के नायरोबी में है। कहां पर है मेरे भाई? केन्या के नायरोबी में। क्लियर है भाई इतना सभी के? सिंपल है यहां तक। बस एक और पॉइंट याद रख लेना, WWF इंडिया भी हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ जी सर, WWF इंडिया ने एक अभी लेडी को बनाया है एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज। ओके, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज अभी हाल फिलहाल WWF इंडिया के द्वारा किनको बनाया गया था? उपासना कामिनेनी, उपासना कामिनेनी, ये नाम आपको याद रखना, उपासना कामिनेनी। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला देखिएगा। फॉर्मर RBI गवर्नर साहब की बात करते हैं, इनका नाम है विमल जलान। ओके, विमल जलान साहब फॉर्मर RBI गवर्नर, इन्होंने एक नई बुक लिखी है, इसका नाम है द इंडिया स्टोरी। ओके, कोई बता सकता है किस नंबर के गवर्नर है ये? किस नंबर के गवर्नर है दोस्त? विमल जलान साहब की बात करते हैं। द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। और भी इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं जो कि न्यूज में रही हैं, उनको देख लेते हैं। पहले तो इसका नाम याद रखना, द इंडिया स्टोरी, बस बात खत्म। 20वें गवर्नर थे RBI के, जलान साहब, इन्होंने लिखी। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है उनमें एक देखिएगा, इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, इंडिया देन एंड नाउ एन इनसाइडर अकाउंट, ये 2 बार आ गया। रीसर्जेंट इंडिया, ठीक है, इंडिया अहेड और पॉलिटिक्स ट्रंप इकोनॉमिक्स। तो देखो ये पढ़ना है, पॉलिटिक्स ट्रंप इकोनॉमिक्स, इंडिया हेड, रीसर्जेंट इंडिया, इंडिया देन एंड नाउ एंड इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन। और इसके अलावा मेरे दोस्त याद रखना द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट अगला देखते हैं। बशर अल असद टुक ओथ फॉर द 4th टर्म इन सीरिया एज द प्रेसिडेंट। तो सीरिया के जो नए राष्ट्रपति, सीरिया के जो राष्ट्रपति फिर दोबारा से चुने गए हैं, इनका नाम क्या है? तो दोस्त बशर अल असद, बशर अल असद। अब देखो कल का क्वेश्चन एग्जाम का एक बता दो, पहले तो इसकी लोकेशन क्लियर कर लेते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के रिस्पेक्ट में आप लोग देखिए, सीरिया आपको यहां पर दिख जाएगा, ये आपको सीरिया दिख रहा है। सीरिया की कैपिटल दमास्कस है, करेंसी यहां पर पाउंड चलती है। ओके, सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस, करेंसी पाउंड चलती है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, क्लियर दोस्त? वेस्टर्न एशिया में, ये कल FCI में कॉन्टिनेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, ये वेस्टर्न एशिया में है। अब समझना यहां पर ध्यान से, मैंने आप लोगों को अभी एक न्यूज पढ़ाई थी, और वो न्यूज रही थी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों में पहले नंबर पे कौन सा है? रहने योग्य शहरों में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों में, कल का क्वेश्चन था ये एग्जाम का FCI का। तो ये दोस्त न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, 2-3 दिन पहले रिवाइज कराया था। दूसरे नंबर पे रहा था ओसाका, जापान, जापान का ओसाका। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड रहा था। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो ये सबसे ज्यादा रहने में आ गया, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, फिर ओसाका जापान, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। लेकिन लीस्ट लिवेबल कंट्री कौन सा था? सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सर सीरिया का दमिश्क, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सीरिया का दमिश्क, ये नीचे से पहले नंबर पे है। सबसे कम रहने योग्य शहर, सबसे कम रहने योग्य शहर का स्थान किसको दिया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा आया था, ये इंडेक्स आया था, उसमें सबसे कम रहने योग्य शहर है सीरिया का दमिश्क। और दूसरे नंबर पर रहा था नाइजीरिया का लागोस, नाइजीरिया का लागोस। ओके, ये नाम भी याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर दूसरे नंबर का पूछ ले। और नीचे से तीसरे पे था पोर्ट मॉरिसबी ऑफ पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मॉरिसबी। ओके, तो एक नोवेल, इसका नाम है बेयर बाउट, इसके ऑथर का नाम क्या है? बेयर बाउट किसने लिखी है? बेयर बाउट, तो बेयर बाउट लिखी है दोस्त जुम्पा लाहिड़ी ने, जुम्पा लाहिड़ी के द्वारा बेयर बाउट को लिखा गया। बेयर बाउट इज ऑथर्ड बाय दी जुम्पा लाहिड़ी। ओके, 2021 यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किनको सम्मानित किया गया है? किसको? 2021 के यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। तो ये अवार्ड दिया गया है मारिया रेसा को, मारिया रेसा। क्लियर है मेरे दोस्त? मारिया रेसा। नेक्स्ट, इन स्नूकर मार्क सेल्बी बिकम वर्ल्ड चैंपियन फॉर द 4th टाइम, और ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? मार्क सेल्बी। और ये भाई साहब यूके से हैं। किस देश से हैं? यूके से। ओके, विच कंट्री हैज बीन वैलिडेटेड बाय WHO फॉर हैविंग एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो किस देश ने अभी अपने यहां से जो ट्रैकोमा है उसको एलिमिनेट कर दिया? सेकंड कंट्री बन गया है WHO के द्वारा अफ्रीकन रीजन में, जिसने कि कोटे दे आइवोर के बाद ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया। तो ट्रैकोमा एक विकार, एक बीमारी, और इस हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने वाला
अफ्रीकन रीजन में डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सा दूसरा देश है आफ्टर कोटे दे आइवोर? आफ्टर कोटे दे आइवोर तो भाई ये बनता है गाम्बिया। इसका नाम याद रखना आपको, गाम्बिया। क्लियर है? गाम्बिया गाम्बिया गाम्बिया। कैपिटल बांजुल, करेंसी डलासी। नेक्स्ट अगला, विच कंट्री हैज ज्वाइंड यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, कतर, नॉर्वे फॉर्म्ड नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम? तो कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर और नॉर्वे द्वारा गठित नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हो गया? तो अभी नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाया गया, इसमें यूएस है, कनाडा है, कतर है, नॉर्वे है। इसमें कौन सा और देश शामिल हो गया है? तो दोस्त ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब। नेक्स्ट देखना, चंद्रो तोमर जिसको बोलते हैं शूटर दादी, इनका निधन हो गया। शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चंद्रो तोमर, इनका निधन हो गया, जिनको शूटर दादी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भाई ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भाई साहब ये है महाराष्ट्र। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में। किसी न किसी कारण न्यूज में रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखना, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ, इट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। कल 2 डे आए एग्जाम में, 2 डे। बच्चे कहते हैं सर डे क्यों पढ़ाते हो, हम पढ़ लेंगे। पढ़ लो, एग्जाम में जब आएगा तब याद नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो याद रहता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इसका विषय रहा था, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। प्रत्येक वर्ष इस दिन को 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं। Who was sworn in as the Chief Minister of Puducherry? Lieutenant Governor Tamilisai Soundararajan administered oath. किसने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि गवर्नर है तेलंगाना की। उन्होंने किनको शपथ दिलाई थी? तो एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी, ये नाम याद रखना। ठीक है, गलत बोल रहा हूं क्या, सही तो बोल रहा हूं मेरे भाई। इंडियन रेलवे ने, देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया एक और, इंडियन रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर का वैग 12B जो इंजन है इसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया। जो ये इंजन है इसका नाम है वैग 12B, इसका नंबर है 60100। ये जो लोकोमोटिव है इसको कहां पर मैन्युफैक्चर किया गया? तो बिहार में इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। ये मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लिमिटेड है, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया, मधेपुरा के द्वारा। ओके, मधेपुरा के द्वारा। नेक्स्ट आगे अगला, जस्टिस गीता मित्तल जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, इनको अभी हाल फिलहाल एक एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस के द्वारा। और इन्होंने ये सम्मान किसके साथ शेयर किया? मतलब संयुक्त तौर पर इनको मार्गेरिटा लूना रैमोस के साथ, मतलब मार्गेरिटा लूना रैमोस, इनको और गीता मित्तल को, दोनों को संयुक्त तौर पर एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61st रेजिंग डे मनाया था 7 मई को। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? बीआरओ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो भाई ये राजीव चौधरी। ओके, राजीव चौधरी। आज 2 टाइम पर आपको जुड़ना है, यूट्यूब पे 12 बजे फ्री में जो क्लासेस है, और दूसरा शाम को 7 से 9 जो करंट अफेयर्स का बैच है उसे स्किप मत कर देना। एप्लीकेशन पे जाना, आज ही इनरोल करा लेना मेरे भाई उस बैच में। कंप्लीट करंट अफेयर करा रहा हूं उसमें, कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में। वर्ल्ड एथलेटिक का हेडक्वार्टर कहां? मोनाको में। एक बुक इसका नाम है एसेज ऑन श्रीमंत शंकर देव। ओके, एसेज ऑन श्रीमंत शंकर देव, ये किसके द्वारा लिखा गया है किताब? इट इज ऑथर्ड बाय संजीव कुमार बोरका कोटी। संजीव कुमार बोरका कोटी के द्वारा किताब लिखी गई, एसेज ऑन श्रीमंत शंकर देव। कल बुक एंड ऑथर से भी ये क्वेश्चन रहा था। ओके, नेक्स्ट अगला, Which bank has been selected as the digital payment partner by National Agriculture Market? मतलब ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन बना है दोस्त? इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, आखिरी 2 सवाल और। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल के प्रणति नायक है, ये 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जिम्नास्टिक्स है। एक लिस्ट दूंगा जिसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया और वो इंपॉर्टेंट है। और रूपसी एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रूपसी एयरपोर्ट दोनों ही आपके असम राज्य में है। आशा करता हूं आज का सेशन काफी इफेक्टिव आपको लगा होगा। मैंने कोशिश करी है न्यूज की जो विच डायरेक्टर्स अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग वॉन गोल्डन आई या फिर मेरे दोस्त ऑयल डी ओर? तो ऑल दी ओर या गोल्डन आई जीतने वाला अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये क्वेश्चन मेरा है। 74th कैन फिल्म फेस्टिवल रहा था
उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई और ऑल दी ओर इस डॉक्यूमेंट्री ने जीता। इसका नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। अब इस अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम पायल कपाड़िया। ठीक है, पायल कपाड़िया। अब जरा ये देखो, एंथनी हॉपकिंस, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, क्लो झाओ और थॉमस विंटरबर्ग। अब आपको ऑस्कर अवार्ड याद आ गए? ऑस्कर अवार्ड मैंने आप लोगों को मई में पढ़ाए थे, ये ऑस्कर अवार्ड जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्टर इन लीडिंग रोल, एक्टर ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहा हूं जिसको आप लोग अकेडमी अवार्ड बोलते हैं, तो एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड गया है एंथनी हॉपकिंस को। ये एफसीआई का क्वेश्चन रहा है कल और परसों के एग्जाम में। ओके, एक्टर इन लीडिंग रोल एंथनी हॉपकिंस को दिया गया और जिस मूवी के लिए दिया गया उसका नाम द फादर है और द फादर के डायरेक्टर का नाम है फ्लोरियन जेलर। ओके, फ्लोरियन जेलर, फ्लोरियन जेलर। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में दिया गया। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड जो मूवी के लिए दिया गया नोमैडलैंड के लिए, इसके डायरेक्टर का नाम है क्लो झाओ फ्रॉम चाइना। ओके, क्लो झाओ फ्रॉम चाइना। और क्लो झाओ है, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड मूवी के लिए। तो ठीक है, नोमैडलैंड को यहां पर 2 अवार्ड दिए गए। थॉमस विंटरबर्ग असल में इंटरनेशनल जो फीचर फिल्म कैटेगरी रही है उसमें अनदर राउंड डेनमार्क की एक मूवी है, इसको सम्मानित किया गया ऑस्कर अवार्ड से। इसके डायरेक्टर का नाम है थॉमस विंटरबर्ग। ओके, थॉमस विंटरबर्ग। क्लियर भाई? क्लियर सभी के? अगला सवाल देखिएगा, Who has authored a new book, The India Story, an epic journey of democracy and development? किसने एक नई किताब द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट लिखी है? तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर साहब विमल जलान साहब की बात करते हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, और भी तो कल इन्होंने किताबें लिखी थी सर, रेलवे के लिए सेशन लेकर आओ। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से। एक बुक मैंने पढ़ाई थी, इंडिया देन एंड नाउ। ये एक किताब है, ये भी इन्हीं के बिमल जलान साहब की। इंडिया आफ्टर, ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा ये वाली, एग्जामिनर पूछ लेगा पुरानी वाली। ठीक है, ऐसे ही इसने ओबामा की करी थी। ओबामा की लास्ट ईयर बुक नहीं पूछी इसने, जो रिलीज हुई है। उसने क्या करा, ओबामा ने 2007 या 8 में या 6 में मेरे भाई एक बुक जारी की थी, वो उसने पूछ ली। तो इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, ये याद रखना है। तीसरी बुक है इंडिया अहेड, इंडिया अहेड। ठीक है, तो देखो इंडिया वर्ड तो लगी गया ना सब में, कॉमन क्या, कॉमन इंडिया वर्ड है। देन एंड नाउ लिख लो। ठीक है, देन एंड नाउ ये एक हो गया, दूसरा आफ्टर लिबरलाइजेशन दूसरा शब्द हो गया, तीसरा अहेड हो गया। तो सिंपल ही तो करना है, अहेड, नाउ एंड, देन एंड नाउ एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन। लास्ट देखना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स। ओके, पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स। लास्ट है मेरे दोस्त रिसर्जेंट इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया। कल पढ़ा दिया था बट फिर भी रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को याद ही नहीं हुआ होगा अभी। ये रिसर्जेंट इंडिया, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं यहां पर, इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, इंडिया अहेड। ओके, और पॉलिटिक्स ट्रम्प इकोनॉमिक्स, रिसर्जेंट इंडिया, ये सारी की सारी किताब विमल जालान साहब की हैं, विमल जालान। ओके, आरबीआई के 20th गवर्नर। अब जरा ये देखो नाम, सैम पित्रोदा खुद में फेमस नेम, रस्किन बॉन्ड, माइकल होल्डिंग एंड मनोज केवल रमनी, इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है देखिएगा। स्मोकलेस वॉर के ऑथर का नाम है मनोज केवल रमनी, वाई वी नील हाउ वी राइज माइकल होल्डिंग, और रीडिजाइन द वर्ल्ड इसके ऑथर है सैम पित्रोदा। रीडिजाइनिंग द वर्ल्ड इसके ऑथर है सैम पित्रोदा। वाई वी नील हाउ वी राइज माइकल होल्डिंग, स्मोकलेस वॉर मनोज केवल रमनी, और इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस इसके ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड। क्लियर दोस्त? ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड प्लेयर्स की लिस्ट दे दीजिए। ओके, ठीक है, आज 12 बजे वाले सेशन में आ जाना मेरे भाई, आज 12 PM वाले सेशन में आ जाना। ठीक है,
वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन को मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन को मनाया गया? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कल मैंने जो अपना एक बैच एसबीआई क्लर्क मेंस का स्टार्ट किया था, उसमें समिट कंप्लीट करा दिए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट कंप्लीट करा दिए हैं, साथ ही साथ में स्टैटिक भी लेकर चल रहा हूं। तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आंसर की बात करते हैं। यहां आंसर बनता है 17 जुलाई, 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डे फॉर सोशल इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अलावा बाकी के डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं जुलाई में। ध्यान से सुनिएगा, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब जरा देखिए यहां से, सबसे पहले 1 जुलाई, इस दिन कौन सा डे आता है सर? सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ओके, सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। दूसरा मेरे दोस्त, 2 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ओके, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये आपका 2 को ऑब्जर्व किया जाता है 2 जुलाई को। 3 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया? हमेशा नहीं करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। जूम नहीं करूंगा भाई, जूम कर दूंगा तुम पढ़ लोगे और तुम याद नहीं करोगे। इसको ऐसे लिखो, ये पीडीएफ में आराम से बिल्कुल सुंदर सुंदर आएगी, उससे पढ़ना। अभी मेरे शब्दों से जरा लिंक करिए, मेरे शब्दों पे गौर फरमाइए। सीए डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे, जीएसटी डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव ये 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, और ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ऑब्जर्व किया जाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। नेक्स्ट देखिएगा अगला, 10 जुलाई को कौन सा डे रहा था? 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। ओके, नेशनल फिश फार्मर डे। और फिर मेरे भाई इसके बाद 11 को आया था, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है। तो 11 तारीख को कौन सा डे रहा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर 12 जुलाई को कौन सा डे रहा था मेरे दोस्त? वर्ल्ड मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, विश्व मलाला दिवस। तो 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 को वर्ल्ड मलाला डे, 10 को नेशनल फिश फार्मर डे, 3 जुलाई को फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, 2 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 1 को सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, एसबीआई डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ओके, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। फिर 12 के बाद 15 तारीख को 15 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व था? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ओके, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। इसके बाद 16 जुलाई को कौन सा डे रहा था? 16 जुलाई को जो इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसने अपना 93rd फाउंडेशन डे मनाया था। इंडियन काउंसिल, जो ये नहीं है मेरे भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने अपना 93rd फाउंडेशन डे कब मनाया था? 16 तारीख को। ठीक है, 16 जुलाई को, 16 जुलाई को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फाउंडेशन डे, 93rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। और 17 जुलाई को कौन सा डे रहा था? 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को जो डे ऑब्जर्व किया गया वो था इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, या अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें याद होंगी। अब आते हैं अगले पे, नेक्स्ट, कुनरिया विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, कुनरिया विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हैज कम आउट विद यूनिक आइडिया ऑफ होल्डिंग बालिका पंचायत। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। मतलब यहां पर क्या कहने का तात्पर्य है इस न्यूज से, कवि क्या कहना चाहते हैं
कवि कहना चाहते हैं कि यहां पर एक ऐसी पंचायत बनाई है जहां पर बच्चियां पंचायत करेंगी। ओके, स्पेशली एक ये बच्चियों के लिए बच्चियां पंचायत करेंगी, यहां पर ये बात की जा रही है। जरा देख लेते हैं इसको कि कुनरिया विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर एक कुनरिया विलेज है। वहां पर क्या हुआ है कि दोस्त बालिका पंचायत को होल्ड किया गया। समझना क्या है ये, यंग फीमेल जिनकी उम्र 10 से लेकर 21 वर्ष है वो यहां पर इलेक्शन लड़ेंगी फॉर दिस यूनिक पंचायत विच विल टेक अप इशू पर्टेनिंग टू द अडोलसेंट गर्ल्स एंड वीमेन इन द विलेज। मतलब कहने का ये कि इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से लेकर 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। तो यार थोड़ी यूनिक न्यूज है। मुझे लगता है कि ये वाली एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से न्यूज आती है ना, जैसे कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था एक गाय का नाम है रानी, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट है, बट अभी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन थोड़े यूनिक पूछ लिए जाते हैं। अभी गुजरात न्यूज में रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कर दिया मेरे भाई। वहां पर क्या करा था उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो मेरे भाई एक एक्विटिक गैलरी इसको इनॉग्रेट किया था, एक्विटिक गैलरी। दूसरा इन्होंने क्या किया था, रोबोटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी, ये मैं आपको पिछले हफ्ते का ही बता रहा हूं। और तीसरा इन्होंने नेचर पार्क, नेचर पार्क, ठीक है, एक्विटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क का, इन सभी का उद्घाटन कहां पर किया था, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद। वहां पर एक्विटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क, इन तीनों का उद्घाटन किया। इसके साथ एक पॉइंट याद रखना कि इस एक्विटिक गैलरी को बनाने में हेल्प किसने की थी, न्यूजीलैंड के द्वारा हेल्प ली गई थी, ठीक है, न्यूजीलैंड के द्वारा। मोदी जी ने एक काम और किया, उन्होंने एक रेलवे स्टेशन का, मतलब जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनरुद्धार किया गया और उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल है मेरे भाई, ये गांधीनगर में, गांधीनगर में कहां पर, तो मोदी जी के द्वारा फर्स्ट एवर 5 स्टार होटल अटॉप रेलवे ट्रैक, होटल अटॉप मतलब एक रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर दोस्त 5 स्टार होटल है, उसका भी उद्घाटन किया गया। कहां पर, गांधीनगर में। तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी है। तो मेरा तो कहना इतना है कि जब जब गुजरात न्यूज में आए, जब जब गुजरात न्यूज में आए, तब तब मेरे भाई उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उनको साथ की साथ पैरेलल याद करते चलो, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भैया कि ये न्यूज गुजरात की, बाय द वे आप एक आध भूल भी जाओगे तो आपको बाकी बहुत सारी याद रहती है, तो एक जगह लिख लिया करो। एक और इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी पढ़ा था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने कहा है कि ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क, सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप किया है। मतलब एनटीपीसी का कहना है कि इसने सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप किया। कहां पर सर, गुजरात के खावड़ा में, गुजरात के खावड़ा में, रन ऑफ कच्छ में। तो गुजरात के खावड़ा में, रन ऑफ कच्छ में सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप किया गया है। कितने मेगावाट का है, 4750 मेगावाट का। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट बन गया मेरे भाई, 4750 मेगावाट का, ठीक है भाई। यार इतना सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए करता हूं, तुम लोग एक बार सेशन को लाइक नहीं कर सकते हो? 6000 बच्चे देख रहे हैं और लाइक की बात। चेस डे इज ऑब्जर्व ऑन 20 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि वर्ल्ड चेस डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं। तो भाई सिंपल सा आंसर यहां पर बनता है, वर्ल्ड चेस डे प्रत्येक वर्ष आपका 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक संस्था है, इससे रिलेटेड एक संस्था है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। मतलब इससे रिलेटेड जो अंतरराष्ट्रीय संस्था, उसका नाम क्या है, किसी को आइडिया है? जैसे आईबा इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग, फीफा इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ओके, आईसीसी रिलेटेड टू क्रिकेट, एफआईएच रिलेटेड टू हॉकी। उसी तरीके से मेरे भाई ये बताइए ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड एफआईडी, फाइड, ओके, एफआईडी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका मुख्यालय है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आज के पहले सवाल पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन was founded in which year? एंड तक देखना, 20 सवाल है मेरे भाई, जाना नहीं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्त 11 अप्रैल 1919 को, 11th ऑफ अप्रैल 1919 को, ओके 11 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ, ये इसलिए मैंने हटवाया क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा था बीजेपी हैज अपॉइंटेड, तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ानी, बट क्योंकि ये अपने लिए रेलेवेंट नहीं होती, बट मैं उसको एक बार रीड कर लूंगा। What is the name of राष्ट्रीय लोक दल चीफ एंड 7-time member of parliament from बागपत उत्तर प्रदेश who has passed away? राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के बागपत से 7 बार के सांसद का क्या नाम है जिनका निधन हो गया? दोस्त अजीत सिंह, अजीत सिंह, ये नाम याद रखना है। नेशन फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? जाइए, गाड़ी में बैठिए और वैक्सीनेशन करा के आइए। तो राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र। लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसको अभी सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 के बाहर कर दिया गया था 27 नवंबर 2020 से। क्यों किया गया था? क्योंकि इसका मर्जर किसी बैंक में हो गया और वो है डीबीएस बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 विद इफेक्ट फ्रॉम 27 नवंबर 2020, क्योंकि ये डीबीएस बैंक में मर्ज हो गया है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, रेगुलेटेड एंटिटीज ने ये एडवाइस किया है कस्टमर के अकाउंट के रिस्पेक्ट में कि जैसे केवाईसी का मतलब आप समझते हो, केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। आप लोग बैंक में जाएंगे, रेगुलर इंटरवल पे आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चेक होगा। तो अभी हुआ क्या, ड्यू टू कोविड यहां पर कहा गया था कि जो कस्टमर अकाउंट है उनका पीरियडिक अपडेशन को अभी पेंडिंग जो है, जो ड्यू है, उनको अभी होल्ड कर दिया जाए। ठीक है, कब तक होल्ड करने के लिए बोला था इन्होंने? 31 दिसंबर 2021, ये आपके एग्जाम की डेट बन सकती है कि रेगुलेटेड एंटिटीज ने ये एडवाइस किया है कि कस्टमर अकाउंट जहां पर पीरियडिक अपडेशन ऑन केवाईसी ड्यू है, पेंडिंग है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए उनके ऑपरेशन पे। वो अकाउंट उनको बिल्कुल उनके अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, केवाईसी नहीं हुआ है कि पैसे नहीं निकाल सकते, जमा नहीं कर सकते, इस तरीके का। ठीक है, ये कब तक बोला है? 31 दिसंबर 2021 तक। एग्जैक्ट ये है इसका मतलब। जो ये पीरियडिक अपडेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? पीरियडिक अपडेशन का मतलब ये होता है, 3 कैटेगरी दी गई है, हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और लो रिस्क कस्टमर। अगर हाई रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर है तो मेरे भाई याद रखना आपको